हेलो दोस्तों, वेलकम टू विघ्नहर्ता एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में, जो सभी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोशिका विज्ञान के बारे में इतनी जानकारी दूंगा, आप यूपीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर करोगे। यूपीएससी रहे, चाहे बैंक का कोई एग्जाम रहे, रेलवे रहे, एसएससी रहे, पीएससी रहे, एसआई रहे, पुलिस कांस्टेबल रहे, कोई भी एग्जाम रहे, आप इस टॉपिक को पढ़ के आसानी से, इस टॉपिक से यदि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि एक ही वीडियो में आप पूरा नॉलेज ले सकें। तो मैं पूरी कोशिश किया हूं, मैंने पूरे पॉइंट यहां पर बनाए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को, मैं आपको पहले बता देता हूं कि यदि आप इसको पूरा देखेंगे तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कोशिका विज्ञान का जो ना बने, और यदि आप इसको आधा छोड़ते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। तो या तो आप इस वीडियो को देखें ही ना, और यदि आप देख रहे हैं तो इसको पूरा कंप्लीट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। तो पूरा वीडियो हम ये पहले ब्रीफ में देख लेते हैं कि इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। कोशिका के बारे में जानकारी लेंगे, और कोशिका की क्या होता है, कोशिका ये कैसे बनती है, कैसे यूज किया जाता है, कहां पाई जाती है, कहां नहीं पाई जाती है, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसका आकार क्या है, आकृति क्या है, हम इसमें डिटेल में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि कोशिका के वर्णन करेंगे कि कोशिका भित्ति क्या होती है, जीव द्रव्य क्या होता है, रिक्तिकाएं क्या होती हैं, है ना। तो कोशिका भित्ति के अंदर तो कुछ होता नहीं है, जीव द्रव्य के अंदर होता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो हम इसका डिटेल में वर्णन करेंगे कि कोशिका द्रव्य होता क्या है। तो उसमें होते हैं 2 टाइप के, उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ, एक होता है उपापचय हेतु सक्रिय कोशिकांग। तो यहां से अधिकतर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप लोग जो देख रहे हैं ये तारक काय, अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्ची काय, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोकांट्रिया, लवक, राइबोसोम। ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें 3 टाइप के होते हैं निष्क्रिय पदार्थ में, एक नाइट्रोजन पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। जीव द्रव्य का पहला भाग क्लियर हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कला। ठीक है। केंद्रक द्रव्य में 2 प्रकार की होती है, एक केंद्रिका होती है और एक क्रोमेटिन जालक पाया जाता है। ठीक है। कोशिका भित्ति हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिक्तिकाएं। तो रिक्तिकाएं क्या होती है, रिक्तिका तरल रस में डिवाइड करेंगे उसको, और टोनोप्लास्ट के रूप में डिवाइड करेंगे। ठीक है। मैं आपको एक पूरी स्लाइड दिखा देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जीवन की मौलिक इकाई पढ़ेंगे हम सबसे पहले कोशिका में, आप देख लीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। उसके बाद हम दोनों में अंतर पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जरूर आता है, आप लोग भी जानते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में 1 से 2 पॉइंट जरूर इसमें पूछे जाते हैं, भाई वो यूपीएससी रहे, चाहे स्टेट पीएससी रहे, या कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम रहे, तो इससे पॉइंट जरूर पूछे जाते हैं। इन वीडियो को मैंने क्लियर करके संक्षिप्त में एक पूरी वीडियो बनाया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हो गया कोशिका सिद्धांत, हम इसकी अच्छे से वर्णन करेंगे। उसके बाद कोशिका की आकृति क्या होती है, आकार क्या होती है, इससे एक पॉइंट जरूर पूछा जाता है। फिर पढ़ेंगे हम, अब हमने कोशिका के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज लिया कि क्या क्या होता है। अब उसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति क्या होती है, जीव द्रव्य क्या होता है, रिक्तिकाएं क्या होती है। तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन, तो कोशिका भित्ति पढ़े हमने पहला। उसके बाद जीव द्रव्य पढ़ेंगे, देख लीजिए आप, ऐसा डिटेल में हम पढ़ेंगे। जीव द्रव्य के बाद हम पढ़ेंगे पादप कोशिका क्या होती है और जंतु कोशिका क्या होती है, इससे भी एक पॉइंट पूछा जाता है। उसके बाद ये हो गया। अब देखिए जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में आएगा उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ और उपापचय हेतु सक्रिय पदार्थ कोशिकांग। तो पहले कोशिका द्रव्य क्लियर करेंगे, तो ये हो गया कोशिका द्रव्य, इसकी डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद पहला तारक काय, सेंट्रोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका। उसके बाद गोल्जी काय, उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद माइक्रोबॉडीज, माइट्रोकांट्रिया, लवक या प्लास्टिड, राइबोसोम। हम इतनी ये क्लियर करेंगे, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं 1 से लेकर 8 तक हम उनको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है उपापचय हेतु निष्क्रिय पदार्थ, संचित, स्त्रावी, उत्सर्जी, ये हम तीनों क्लियर करेंगे। तो देखिए ये वाला भाग क्लियर करेंगे, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ, संचित पदार्थ, इसमें 3 पॉइंट पाए जाते हैं, फिर स्त्रावी पदार्थ और फिर उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है। ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया। अब जीव द्रव्य का सेकंड पार्ट है केंद्रक। तो केंद्रक को हम क्लियर करेंगे। केंद्रक में होते हैं 4 टाइप, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक कला, केंद्रिका और क्रोमेटिन जाल। तो केंद्रक द्रव्य, केंद्रक हो गया, केंद्रक का डिटेल पढ़ेंगे, केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, फिर इनके ये 2 पार्ट ये हो गए और 2 पार्ट ये हो गए। ठीक है। अब धमनियां रिक्तियां, जो थर्ड पार्ट होता है केंद्रिका का, कोशिका का, धमनियां रिक्तियां पढ़ेंगे। फिर कोशिका विभाजन क्या होता है हम ये क्लियर करेंगे आसानी से। ठीक है। तो
फिर देखिए अर्धसूत्री विभाजन, ये भी आपने पहले पढ़ा होगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है। मैंने इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आईएमपी हो और इस वीडियो में ना डाला गया हो। हाँ, जो बिल्कुल फालतू, जो कभी नहीं पूछा गया, कभी आता भी नहीं है, कोई आने का चांस भी नहीं है, तो मैं उसको इसमें नहीं डाला हूँ, फालतू का नहीं बनाया हूँ। ठीक है, तो ये हो गया समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। एक वीडियो में हमने पूरा क्लियर किया है। देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा, जीव द्रव्य, रिक्तिकाएं, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी हम उसको इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक 1 से, जो क्लियर करेंगे हम। फर्स्ट नंबर का जो हमारा टॉपिक है कि कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर आएंगे हम कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। हम देखते हैं कोशिका के बारे में। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, ये हो गई कोशिका। ठीक है, अब देखिए अतिसूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारियों, मतलब अतिसूक्ष्म जीव मतलब जो बिल्कुल छोटे जो जीव होते हैं, जो हमारी आंखों से नहीं देखे जाते, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जीवधारी होते हैं, जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, का शरीर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कोष्ठों का बना होता है। बहुत छोटे छोटे कोष्ठ मतलब छोटे छोटे कमरों का मिलकर बना होता है। ये देखिए आपने ये जो देखा, ये पत्ती के अंदर देखिए छोटे छोटे कोष्ठ, छोटे छोटे कमरों के रूप में दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे डिब्बों के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, बस वही है। तो क्या होता है, छोटे छोटे यदि जीवों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जीव जंतु बचते हैं, जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, इन लोगों का शरीर क्या होता है, छोटे छोटे कोष्ठों का बना होता है। इन कोष्ठों को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो यदि कोई पूछे कि कोशिका किसे बोलते हैं, तो हम क्या आंसर देंगे कि अतिसूक्ष्म जीवों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जीव बच रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनको नहीं भी देखा जा सकता, जो पादप व जंतु भी हो सकता है, इनका शरीर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कोष्ठों का बना होता है। इन कोष्ठों को हम बोलते हैं कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो जीवन संबंधी सभी क्रियाएं इन्हीं कोशिकाओं के अंदर होती हैं। जीवन की संबंधी सभी क्रियाएं जो होती है वो इन कोशिकाओं के अंदर होती है। कोशिका किसे कहते हैं, ये कोष्ठों के रूप में होते हैं और पादप व जंतुओं में पाए जाते हैं छोटे छोटे कोष्ठों के रूप में। ठीक है, ये आपका पहला क्लियर हो गया। अतः कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ऑप्शन में ये आया था कोशिका जीवन की कौन सी इकाई होती, तो ऑप्शन में संरचनात्मक भी दिया था, तो ये आप जरूर याद करिएगा। ये एक आ चुका है एसएससी 2016 में। ठीक है, ये देखिएगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेल्यूला, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ एक कोष्ठ या छोटा कमरा है। मैंने आपको बताया छोटे छोटे कमरे के रूप में डिवाइड है। किसने किया, लैटिन भाषा में हुई एक सेल्यूलर शब्द से, जिसका नाम क्या है, एक छोटा कोष्ठ या छोटा कमरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। वर्तमान में इसे कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है, जिसको हम सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, वर्तमान में से कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, सभी जीव जंतु वनस्पतियों कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब सभी जीव जंतु जो है वो वनस्पतियों, सभी जीव जंतु और सभी वनस्पतियां कैसे मिलकर बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। सभी जीव जंतु और वनस्पतियां कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। एक कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकता है। क्या बोल रहा है ये, एक कोशिका अधूरा नहीं रहेगा, है ना, वो स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकता है। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कैलिमिडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं। तो यदि बोलेंगे कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, तो आप क्या लगाएंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है, कैलिमिडोमोनास है और बैक्टीरिया है। ये एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा अपने भोजन को अंतर्ग्रहण मतलब अंदर लेना, पाचन पचाना, श्वसन लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, प्रजनन करना, सभी कार्य ये एक ही कोशिका के माध्यम से कर लेता है। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, एक कोशिकीय जीव कहते हैं जो एक ही कोशिका से, जिनमें एक ही टाइप की कोशिका पाई जाती है,
सभी कार्य एक ही कोशिका से कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो क्या क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, कैलिमिडोमोनास और बैक्टीरिया। ठीक है, अब नीचे देखिए, बहुकोशीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किया जाता है। एक कोशिका में क्या हो रहा है? एक कोशिका के माध्यम से पूरे कार्य कर रहे हैं। पूरे कार्य मतलब कौन कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, संवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, सभी कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं और वे कार्य क्या करते हैं? एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अंतर्ग्रहण करना है तो अलग कोशिका से करेंगे, पाचन करना है तो अलग कोशिका से करेंगे, श्वसन करना है तो अलग कोशिका से करेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? बहुकोषीय जीव कहलाएंगे। कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तकों का निर्माण करता है। मोस्ट आईएमपी है, ध्यान से देखिए। कोशिकाओं का समूह मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? उत्तकों का निर्माण करता है। ऑप्शन में आ सकता है, कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तकों का निर्माण करता है तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न ऊतक किसका निर्माण कर रहे हैं? अंगों का। मतलब कोशिका के बाद क्या बन रहे हैं? अंग बन रहे हैं। और अंगों के नहीं, कोशिका के बाद क्या बन रहे हैं? ऊतक बन रहे हैं। और ऊतक के बाद बन रहे हैं अंग। कोशिका के बाद बन रहे हैं ऊतक और ऊतक के बाद बन रहे हैं अंग, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं। ये तो आपने देख लिया, एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिका होती हैं जो एक साथ मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। जो एक साथ मिलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। समझ में आ रहा है ना? एक कोशिकीय जीव कौन से हो गए? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास और बैक्टीरिया। और बहुकोशी में क्या होगा? जंतु, पादप, फूजी। फूजी मतलब कवक, फंगस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम आगे। कोशिका के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि एक कोश की कोशिका क्या होती है, बहुकोश की कोशिका क्या होती है। तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक कोश की कोशिका है, निम्न में से कौन सा एक बहुकोश की कोशिका है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखते हैं हम कोशिका के प्रकार की। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो संख्या के आधार पर होती है, एक होती केंद्रक की रचना के आधार पर। एक होती संख्या के आधार पर और एक केंद्रक की रचना के आधार पर। तो अभी हमने पढ़ लिया है कि संख्या के आधार पर क्या होती है। देखिए, एक कोश की कोशिका आप लोग समझ चुके हैं, बहुकोश की कोशिका भी आप लोग समझ चुके हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर दो प्रकार की होती है, संख्या के आधार पर दो प्रकार की, और केंद्रक के आधार पर भी दो प्रकार की। ठीक है, तो संख्या के आधार पर इनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनको एक कोशिका बोलते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे क्या हो गया? अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये हमने पढ़ लिए हैं। बहुकोशिका में क्या होगा? इनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो ये क्या हो गया? बहुकोशिका हो गई। क्या हो गया? केंचुआ, मेंढक, पक्षी, मनुष्य, है ना, ये सब हो गया। अब देखिए बी नंबर, केंद्र की रचना के आधार पर। संख्या के आधार पर हमने पढ़ लिया, पीछे भी पढ़ लिया। अब है केंद्र की रचना के आधार पर। तो केंद्र की रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी क्या हो गया? यूकैरियोटिक कोशिका। पहली हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए इन दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इनमें केंद्रक बिना केंद्रक झिल्ली का होता है। मतलब इसमें जो केंद्रक होता है इन कोशिकाओं में, वो बिना केंद्रक झिल्ली का, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और इसका जस्ट अपोजिट रहेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यदि हम एक क्लियर कर लेंगे अच्छे से, अभी हम इसके बाद जो अंतर पढ़ेंगे ना प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक बड़ी कोशिका भित्ति से घिरी होती है। प्रत्येक प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कड़ी कोशिका भित्ति से, कड़ी मतलब इसको टाइट बोल सकते हैं, कड़ी यानी कठिन जाल से बनी हुई। ठीक है, कड़ी कोशिका भित्ति से घिरी होती है जिसके नीचे अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। ऑप्शन में पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, अर्धपारगम प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है कोशिका भित्ति में। और क्या होता है जी? कोशिका भित्ति में म्यूरिन, कोशिका भित्ति में म्यूरिन पाए जाने के कारण यह दृढ़ होती है। अभी मैंने आपको बताया था ये कड़ी होती है, कठोर होती है। क्यों होती है? क्योंकि म्यूरिन पाया जाता है उसमें, म्यूरिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, इसलिए वो क्या होती है? कड़ी होती है, दृढ़ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन कोशिकाओं में केंद्रक कला ना होने के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटॉन पदार्थ मतलब डीएनए व आरएनए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। मतलब केंद्रक कला नहीं है,
केंद्रक की झिल्ली नहीं है। जब झिल्ली नहीं रहेगी तो जो उसमें डीएनए और आरएनए वो क्या रहेंगे, बगरे पड़े रहेंगे। यानी झिल्ली मतलब थैला, यदि थैला नहीं है उसके अंदर तो वो थैले के अंदर नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, बाहर बिखरे पड़े रहेंगे, बिखरे हुए पड़े रहेंगे। क्या, डीएनए व आरएनए। समझ में आ रहा है? तो यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए और आरएनए बिखरे पड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केंद्रक कला नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अब इनके गुणसूत्रों की में हिस्टोन नामक प्रोटीन का अभाव रहता है, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। एक तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता, तीसरे में केंद्रक कला भी नहीं पाई जाती, क्योंकि वो डीएनए और आरएनए इसके बाहर पड़े रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इन कोशिकाओं में केंद्रक कला, केंद्रक और कोशिकांगों स्पष्ट रूप से नहीं पाए जाते। ये तो हमने पढ़ लिया, केंद्रक, केंद्रक कला और कोशिका स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनका अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ में आ रही ना? अब बढ़ते हैं हम आगे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए खोल, तो ये बाहर का भाग हो गया खोल। कोशिका भित्ति कहाँ है, ये वाली जो दिख रही है येलो कलर की। प्लाज्मा झिल्ली, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा झिल्ली ग्रीन कलर की जो दिख रही है वो होगी प्लाज्मा झिल्ली। अभी हमने कहाँ पढ़ा हुआ था, देखिए ये, हाँ, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। तो ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली, कहाँ दी गई आपको, ग्रीन कलर की। ठीक है, कोशिका द्रव्य यानी ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो कोशिका द्रव्य होगा। राइबोसोम, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, राई के दाने के बराबर, राई से ही राइबो बनाया गया है, एक प्रकार से ये याद कर लीजिए। राइबोसोम ये दिख रहे हैं ना, इनके कार्य हम अभी पढ़ेंगे। प्लाज्मिड ये पढ़ा हुआ है। पिली इनको कहते हैं, जो कांटेदार निकले हुए बाहर उनको पिली कहते हैं। ठीक है, और ये हो गया बैक्टीरियल फ्लैंगलम, बैक्टीरियल फ्लैगलम, ये हो गया बाहर। ठीक है, और ये जो पूंछ होती है, ये जो होता है न्यूक्लियाइड गोलाकार डीएनए जो इनके अंदर पाया जाता है वो ये कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकेरियोटिक कोशिका जस्ट उसका अपोजिट रहेगी। अब देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रक कला से घिरे होते हैं। उसमें जो केंद्रक था वो केंद्रक कला से यानी केंद्रक झिल्ली से नहीं घिरा हुआ था। इसमें क्या है, केंद्रक कला से ये घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जा रहे थे। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें देखते हैं ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं होती हैं, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पदार्थ अर्थात प्रोटीन, आरएनए व डीएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। ठीक, क्योंकि ये बिखरे हुए पड़े नहीं रहते हैं, ये पदार्थ केंद्रक द्रव्य में सीधे संपर्क में रहते हैं। केंद्रक द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं, कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में ये नहीं रहते। क्या, डीएनए और आरएनए, क्योंकि यहां पर ये दोनों जो आरएनए और डीएनए है ये बिखरे पड़े हुए नहीं रहते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या था, ये दोनों बिखरे पड़े हुए थे, तो ये सभी चीजों के राइबोसोम हुआ, जो पूरा कोशिका द्रव्य हुआ, लिक्विड रहा, पूरी बॉडी में ये बिखरे पड़े हुए रहते थे, तो सभी के संपर्क में रहते थे। लेकिन यहाँ इनको थैली मिल गई है ना, तो ये कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं है। जो ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है उसमें संपर्क में नहीं है, ये एक जगह इकट्ठे केंद्रक द्रव्य में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली केंद्रक के चारों ओर नहीं पाए जाते हैं, वह इनमें केवल क्रोमैटिन पदार्थ ही पाए जाते हैं। वहां पर क्या था, क्रोमैटिन पदार्थ नहीं पाया जाता, और यहाँ है क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। इसलिए इन्हें केंद्रक को केंद्रक काय कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक काय कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले राइबोसोम कितने होते हैं, 70 एस प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 70 एस प्रकार के होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होते हैं वो राइबोसोम कितने होते हैं, 80 एस प्रकार के होते हैं। हम अभी आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखिए, है ना, जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ पर केंद्रक कला, ये केंद्रक हो गया, इसके ये राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब एक ग्लोजी बॉडी हो गई। ठीक है, हम इसको और डिटेल में इसके एक एक पार्ट का हम डिटेल में वर्णन करेंगे। तो आगे आने वाले अभी जो टॉपिक है उसमें हम इसमें देखेंगे। अब हम आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका हमने पढ़ा, यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, वो हम देखिए पहले बात करते हैं। ये आदिम कोशिकाएं हैं और ये सुविकसित कोशिकाएं। आदिम मतलब पुरानी कोशिकाएं, जिनका ज्यादा विकसित नहीं हुआ, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं, वो कहलाती है आदिम कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो विकसित नहीं हुआ, यूकैरियोटिका मतलब सुविकसित कोशिकाएं, ये विकसित हो चुकी हैं। इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। अब पुराने जमाने की है तो अविकसित, ऐसी याद, इसको आप पूरा पुराना जमाने का समझ लीजिए, मतलब एक प्रकार से पुराने जमाने के लोग ये हो गए और नए जमाने के लोग ये यूकैरियोटिक कोशिका हो गए। ठीक है, ठीक है, तो वे आप उसको अच्छे से याद कर पाएंगे।
सेकंड पॉइंट क्या है, इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। ठीक है। हाँ, थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होता है, अभी हमने पिछले पढ़ चुके हैं, और इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका उपस्थित होता है। ये एक आप समझ लीजिए शाना व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ये, और ये कौन हो गया आपका, ये हो गया एक जवान लड़का, नया लड़का है, तो इसमें हर चीज उपस्थित होगा और इसमें सब चीज कम हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है, और कुछ चीजें तो है ही नहीं। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखिए, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अंगक जैसे ग्लाजी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होता है। अब पुराना हो गया तो नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे ग्लाजी तंत्र, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होता है। पांचवा पॉइंट, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब पुराना हो गया तो नहीं होता, मतलब जो भी पॉइंट आ रहा है वो नहीं हो रहा है ना। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। श्वसन तंत्र कहाँ होता है, प्लाज्मा झिल्ली में, और इसमें श्वसन तंत्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोलते हैं, और एक जो नया लड़का होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है, या फिर एक सियाने दादा में होती है, बताइए आप लोग। तो जो नया लड़का होता है, इसलिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया यूज हो रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। अब सातवां, इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, पुराने हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में होता है, मतलब उपस्थित होता है। आठवां, इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, और इसमें राइबोसोम जो होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है। नौवां, इनमें कोशिका भित्ति पतली होती है, और इसमें कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। जैसे आप कोई सियाने व्यक्ति को देखेंगे तो उसकी बॉडी की जो स्किन होती है वो थोड़ी नरम पड़ जाती है, पुरानी हो जाती है, आप लोग देखे होंगे। और ये जो नया लड़का है तो इसका ठीक रहती है, मोटी रहती है। अब इसके कोशिका कशाभिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं तथा 9+2 व्यवस्था नहीं होती है, 9 और 2 की व्यवस्था नहीं होती है। इसमें क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट है, इसके कशाभिका में सूक्ष्म निकाय व्यवस्था उपलब्ध होती है। 11वां, इसमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं होती। ठीक है, कोशिका द्रव्य की गति स्पष्ट नहीं होती है, इसमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट होती है। 12वां, इनमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है। इसमें रिक्तिका क्या होती है, अनुपस्थित। अभी रिक्तिका क्या है हम जरूर आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है। ठीक है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है। इसमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, और इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसमें किसके द्वारा हो रहा है, विखंडन और मुकुलन द्वारा, और इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आई होप आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका समझ में आई होगी, और हम इसको अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो कोशिका सिद्धांत है, 1 मिनट, हाँ ये तो टॉपिक और बचे हैं पॉइंट। कोशिका सिद्धांत के बारे में हम और देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी 1838 में, कब 1838, और जस्ट इसके नीचे है 1839। ठीक है, तो 1838 में जर्मन वैज्ञानिक एम.जे. स्लाडेन, कौन, एम.जे. स्लाडेन ने पौधों के लिए, किसके लिए, पौधों के लिए, पहले आए पौधे फिर आए जंतु। ठीक है, पहले क्या आए पौधे फिर आए जंतु, और 1839 में जर्मन प्राणी वैज्ञानिक, ये है वनस्पति विज्ञान, ये दोनों को याद करना बहुत जरूरी है। आप लोग भले इसको 2 से 3 बार देखें, ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद करिएगा। प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने जंतुओं के लिए दिया क्या, कोशिका सिद्धांत। इन्होंने दिया, एम.जे. स्लाडेन ने पौधों के लिए दिया। ठीक है, ये हो गया पौधों के लिए दिया, और थियोडोर स्वान ने दिया जंतुओं के लिए। ठीक है, सन 1839 में। जीव वैज्ञानिक विरकोव ने, अब विरकोव ने क्या किया 1858 में, ये दोनों तो 1 साल बाद दे दिया इन्होंने, है ना। ये 1858 में बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। मतलब
नई कोशिका अपने आप जन्म नहीं लेती, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका मिलकर बनती है। ठीक है, अपने आप जन्म नहीं लेती, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका आती है। जीव वैज्ञानिक वॉन मूल, अब ये कौन है? अब देखिए, ये आपको स्पष्ट करना है कि एमजे स्लाडेन वो कौन से वैज्ञानिक है? वनस्पति वैज्ञानिक। थियोडोर स्वान है वो प्राणी वैज्ञानिक। जीव वैज्ञानिक विरकोव भी है और जीव वैज्ञानिक वॉन मूल भी है। पुरकुंजे, नेजला और रेमार्क ने कोशिका सिद्धांत की कमियों को दूर किया। और क्या कमियों को दूर किया? ये देखिए, और बताया कि पहला पॉइंट, कोशिकाएं जैविक क्रियाओं या उपापचय क्रियाओं की इकाई को दर्शाती है। जैविक क्रियाएं और उपापचय क्रियाओं की इकाई को दर्शाती है। नेक्स्ट हो गया दूसरा, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बन सकती है। मतलब और अपने आप नहीं बनती है, स्वयं उत्पन्न नहीं होती। मैंने आपको यहां बताया था, ये देखिए, नई कोशिकाएं बन रही हैं, पुरानी कोशिकाओं से मिलकर ही बनती हैं, अपने आप इनका जन्म नहीं होता है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से के समूह से बना हुआ है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना हुआ है, भले वो एक कोशिका हो या बहुकोशिका हो। एक कोशिकी भी पढ़ लिए हैं, बहुकोशिकी भी पढ़ लिए हैं। अब कोशिकी अनुवांशिक इकाई है तथा कोशिकाओं में अनुवांशिक के गुण उपस्थित रहते हैं। कोशिकाएं अनुवांशिक इकाई है, कोशिकाओं में अनुवांशिकी के गुण उपस्थित रहते हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट ऑप्शन के रूप में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। फिर देखते हैं कोशिका सिद्धांत यह व्याख्या करता है, जो कोशिका सिद्धांत इन वैज्ञानिकों ने निकाला ये पूरा, तो ये क्या व्याख्या करता है कि पहला, कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक, मतलब संरचनात्मक भी होती हैं और क्रिया मतलब कोई भी कार्य कोशिका ही करती हैं। वह शरीर के सभी अंग कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये कॉमन सेंस है और आप लोग को पता भी होगा। नेक्स्ट हो गया, सभी नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ये मैंने जो आपको बताया था अभी, है ना। ठीक है, स्वयं एक नई कोशिका नहीं बनती, वो पुरानी जो कोशिकाएं रहती हैं उन्हीं के पुनः निर्माण से नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तीसरा, एक प्राणी कार्य कोशिकाओं की सम्मिलित गतिविधियों व पारस्परिक क्रियाओं का परिमाण है, जो जीव प्राणी का निर्माण करते हैं। मतलब कोशिकाओं के निर्माण से ही जीव का निर्माण होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब कोशिका की आकृति व आकार देख लेते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल, कोशिका को मापने की सबसे छोटी इकाई, कोशिका को मापने की सबसे छोटी इकाई हो गई माइक्रोन। क्या हो गया? माइक्रोन। ऑब्जेक्टिव में आया था यूपीएससी में 2013 में। ये आप अच्छे से याद करिए, कोशिका को मापने की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? उन्होंने 2-3 ऑप्शन दिया था, चौथा दिया था माइक्रोन, माइक्रोमीटर। ठीक है, सजीवों में कोशिका का आकार कितना होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, मतलब 0.0000001 ये हो सकते हैं। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग के बराबर, तो मतलब बिल्कुल बारीक सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है माइक्रोन माइक्रोमीटर से। ठीक है, बहुत अधिक छोटी आकार होने के कारण कोशिकाओं की लंबाई के मापन के लिए माइक्रोन यानी म्यू या एंगस्ट्रॉम इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। छोटी इकाई है माइक्रोन, माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है। ठीक है, और बहुत छोटी इकाई होने के कारण इसको मापने के लिए माइक्रोन, म्यू या एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे छोटी कोशिका का आकार क्या होता है? 0.1 म्यू से 0.5 म्यू एम माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो गया, इसको याद रखिएगा, आ सकता है। जो कि जीवाणु की कोशिका है। किसकी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गई? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका हो गई जीवाणु की कोशिका। तो जीवाणु की कोशिका का रेट क्या है? 0.1 म्यू से 0.5 म्यू एम। और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या है? 170 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर। बिहार पीएससी और एमपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, बिहार और एमपीपीएससी में तो मैंने हर एग्जाम से क्वेश्चन उठाया है, इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे व जंतु के आकार से नहीं होता है। मतलब कोई पौधा बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोशिका बहुत सारी होंगी, ऐसा कोई संबंध नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति बहुत छोटा है तो उसमें, या कोई पेड़ बहुत छोटा है, कोई वनस्पति बहुत छोटी है तो उसका ये स्पष्ट नहीं होता कि उसमें बहुत कम कोशिकाएं पाई जाती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी आकृति पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए, कोशिका के आकार का संबंध उसके प्रकार्य से है। ठीक है, प्रकार से है। मतलब तंत्रिका कोशिकाएं हाथी व चूहे दोनों में एक ही लंबी शाखा युक्त होती है। देखिए आप, हाथी रह चाहे चूहा, तंत्रिका कोशिका एक सी होती है, हाथी में भी और चूहे में भी। मतलब इससे हो रहा है कोशिका
आकार पर डिपेंड नहीं रहती, मतलब आकृति पे नहीं होती कि आकार किसी का बड़ा है तो ज्यादा कोशिका होंगी या कम है तो कम होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ये आता है, उठा के देखिएगा आप पुराने पेपर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। जन्म के बाद मनुष्य के तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। मतलब जन्म माता और पिता के द्वारा जो कोशिका विभाजन किया जाता है, उसके बाद यदि मनुष्य का जन्म होता है और जन्म के बाद उसमें कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता, वो एक ही कोशिका से आएगा और एक ही कोशिका से मरेगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका हो गया। जन्म के बाद उसका कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। कोशिकाएं विभिन्न आकृति की होती हैं। कोशिकाएं प्रारंभिक अवस्था में वृत्ताकार, सबसे पहले होती है गोल आकार की। ठीक है, परंतु विभेदन एवं वृद्धि के कारण, विभेदन एवं वृद्धि के कारण, वृद्धि होने के कारण उनका आकार बदल जाता है, तो गोलाकार हो जाती हैं, अंडाकार, बहुभुज आकार, बहुत सारी आकार में होती, आयताकार भी हो सकती हैं और अधिक लंबी भी हो सकती हैं, जिसको हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, जो मनुष्य के अंतर्गत पाई जाती है। आई होप आपको यहाँ तक कोशिका के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। यदि आपको इससे एक पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसके आगे मैं जो भी पार्ट पढ़ाऊंगा वो आपके पास तक जरूर पहुंचे। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। इसके आगे का जो भी डिटेल है हम इसको क्लियर करेंगे। अभी हमने किया है कोशिका तक क्लियर किया है, अब फिर हम आएंगे कोशिका भित्ति, फिर जीव द्रव्य। मैंने आपको दिखाई दिया कि हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे। अभी हमने आज क्लियर किया है सिर्फ और सिर्फ कोशिका क्या होती है और इसका आकार आकृति क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप लाइक करें, शेयर किए, सब्सक्राइब करें। इसके आगे का जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जय हिंद।